मूवी की शुरुआत काया नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी माँ के गुजर जाने के बाद पिछले 1 साल से अकेले ही अपने छोटे भाई और अपने पिता की देखभाल करती आ रही है। इसलिए धीरे धीरे रोज का वही रूटीन और जिम्मेदारियां संभालते हुए उसकी जिंदगी भी थोड़ी नीरस और उदास सी हो गई है। लेकिन आज काया ने तय किया है कि वो खुद के लिए थोड़ा समय निकालेगी। वो बाहर आकर अपने पिता को बताती है कि वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त ठेसा से मिलने जा रही है, तो उसके पिता भी उसके इस फैसले से खुश होते हैं। फिर काया जाते जाते उन्हें समय पर नाश्ता और दवाइयाँ खा लेने के लिए याद दिलाती है और अपनी कार लेकर शहर से दूर अपनी सबसे अच्छी दोस्त टेसा के पास आ जाती है। दोनों काफी दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। टेसा उसे बताती है कि आज का दिन सिर्फ उन दोनों का नहीं है, बल्कि वे लोग आज उसके बॉयफ्रेंड जूलियन और उसके एक दोस्त के साथ घूमने वाले हैं। फिर वो उसे अपने बॉयफ्रेंड जूलियन और उसके दोस्त जेंडर से मिलवाती है। जूलियन उन्हें बताता है कि वे चारों मिलकर आज जेट स्की से दूर एक आइलैंड पर जाने वाले हैं। ये सुनकर काया थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि उसे शाम होने से पहले वापस घर पहुंचना होता है, लेकिन जेंडर उसे आश्वासन देता है कि वे सब शाम से पहले वापस आ जाएंगे। और फिर टेसा भी उसे समझाती है कि कभी कभी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए, तो वो मान जाती है। उसके बाद वे चारों जेट स्की लेकर निकल पड़ते हैं और समुद्र की लहरों पर मस्तियां करते हुए दूर एक छोटे आइलैंड पर आ जाते हैं, जहां जूलियन और टेसा एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। और वही काया और जेंडर भी समुद्र के किनारे बैठकर एक दूसरे की जिंदगी की बातें करते हुए अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर चारों मिलकर मस्तियां करते हुए समुद्र में तैरते हैं। काया काफी लंबे समय बाद खुद को इतना आजाद और जिंदगी से भरा हुआ महसूस करती है। और यहीं तैरते तैरते लहरों के बीच काया और जेंडर एक दूसरे को पसंद करते हुए किस भी कर लेते हैं। लेकिन शाम होते होते जब वे लोग वापस लौट रहे होते हैं, तभी जूलियन अचानक अपनी जेट स्की की स्पीड बढ़ा देता है और टेसा को इम्प्रेस करने के लिए वो बिना हेलमेट के ही खतरनाक स्टंट करने लगता है। और इसी दौरान उनकी जेट स्की अपना बैलेंस खोकर पलट जाती है, जिससे दोनों वही गहरे पानी में गिर जाते हैं। और जेंडर और काया जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनकी जेट स्की भी बेकाबू होकर जूलियन के सिर पर चढ़ जाती है और आगे जाकर जूलियन की जेट स्की से टकरा भी जाती है। काया किसी तरह खुद को संभालकर टेसा तक पहुंच जाती है और दोनों मिलकर घायल हो चुके जेंडर को भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जूलियन उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। उसकी वही मौत हो चुकी होती है। उनकी दोनों जेट स्की मोबाइल सब कुछ समुद्र की गहराई में डूब जाते हैं और एक ही पल में उनकी सारी खुशियाँ गम और डर में बदल जाती है। काया और टेसा घायल जेंडर को थामे हुए घबराहट में मदद के लिए चिल्लाने लगती है और बहुत देर पानी में पड़े रहने के बाद आखिरकार किस्मत से उनकी चीखें पास से गुजर रहे एक मछुआरे रे की बोट तक पहुंच जाती है। रे भी उन्हें देखकर तुरंत अपनी बोट लेकर उनकी मदद के लिए वहां आ जाता है और पूरी मशक्कत से उन तीनों को अपनी बोट में खींचकर बचा लेता है। लेकिन जेंडर अब भी हल्की बेहोशी की हालत में ही होता है। काया रे को उनके साथ हुए हादसे और जूलियन के समुद्र में खो जाने के बारे में बताती है और रे को मदद बुलाने कहती है, तो रे भी उसकी बात मानकर मदद के लिए कॉल करने बोट के अंदर चला जाता है। लेकिन शायद उसके इरादे कुछ और ही होते हैं। थोड़ी देर बाद काया टेसा को भी जेंडर के लिए पानी लाने बोट के अंदर भेज देती है और खुद जेंडर के पास रुककर उसे हिम्मत देने की कोशिश करने लगती है। लेकिन टेसा बहुत देर बाद भी बाहर नहीं आती, तो काया भी हिम्मत करके उसे ढूंढने के लिए बोट के अंदर चली जाती है। लेकिन टेसा उसे अंदर कहीं नहीं दिखती, पर तभी रे उसे अपने केबिन से बाहर निकलते हुए दिखता है। काया उससे पूछने लगती है कि क्या उसने मदद के लिए किसी को बुलाया है, तो रे भी हमें जवाब देता है और वहाँ रखे सामान में दवाइयाँ ढूंढने का नाटक करने लगता है और मौका देखकर क्लोरोफॉर्म से भीगे कपड़े से काया का मुंह दबाकर उसे वही बेहोश कर देता है। और जब काया को होश आता है तो वो खुद को डेक के नीचे एक कमरे में बंद पाती है। टेसा भी उसके पास ही पड़ी होती है। काया किसी तरह टेसा को होश में लाती है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रे ने उन्हें वहाँ कैद कर दिया होता है। टेसा को वहाँ दीवारों पर हेल्प लिखा दिखता है और गद्दों पर खून के निशान देखकर दोनों समझ जाते हैं कि वे उनसे पहले भी वहाँ और भी लोगों को कैद कर चुका है। दोनों बुरी तरह डर कर उदास हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब रे उन्हें खाना देने वहाँ आता है तो काया उससे जेंडर के लिए डॉक्टर बुलाने की विनती करने लगती है और उदास होकर बताने लगती है कि उसे अपने छोटे भाई की देखभाल के लिए शाम से पहले घर लौटना पड़ता है। लेकिन रे गुस्से में कहता है, ये मेरी बोट है और यहाँ सिर्फ मेरे
ही नियम चलेंगे और उन्हें धमकी देता है कि उसका कहना न मानने पर पहली बार में वो खाना, दूसरी बार में पानी और तीसरी बार में वो उनकी जान भी छीन लेगा और गुस्से में उनका खाना भी वापस लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ घंटे कैद रहने के बाद अचानक काया को बोट के बाहर किसी दूसरी बोट के आने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि अब शायद वे लोग बचा लिए जाएंगे और उस बोट से आने वाला इंसान भी एक डॉक्टर होता है जिसे रे ने ही बुलाया होता है। वो बोट पर आकर रे सेजेंडर की हालत के बारे में पूछता है और फिर काया और डेसा को देखने के लिए रे के साथ नीचे उस कमरे में भी आ जाता है और डेसा को लगी चोटों के बारे में पूछने लगता है और उसे लेट जाने कहकर उसके शरीर की अंदरूनी चोटों की भी जांच करता है। लेकिन वे वहाँ उन्हें ठीक करने नहीं आया होता है, बल्कि वो डॉक्टर एक ऑर्गन ट्रैफिकर होता है जो रे के साथ मिलकर समुद्र में फंसे मासूम लोगों के शरीर के अंग निकालकर अपने महंगे क्लाइंट्स को बेच देता है। और अभी वो अपने एक अमीर क्लाइंट की बीमार बेटी के लिए लिवर ढूंढ रहा होता है और ए से उन तीनों को भी खरीद लेता है। नीचे काया और टेसा उनकी ये सब बातें सुनकर सन्न रह जाते हैं। दोनों को समझ आ जाता है कि वे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। टेसा काया को जबरदस्ती यहाँ लाने के लिए माफी मांगने लगती है, लेकिन अब डॉक्टर भी अपना खतरनाक खेल शुरू कर देता है। वो ऊपर डेक पर जेंडर के जिंदा रहते हुए ही उसका ऑपरेशन करके लिवर निकालने लगता है। ऊपर से आ रही ये सब आवाजें सुनकर काया रोती हुई चिल्लाकर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। डॉक्टर जेंडर के ऑर्गन निकालकर उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है और काया और टेसा चाहकर भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाते। लेकिन डॉक्टर सिर्फ यही नहीं रुकता, वो थोड़ी ही देर में रे के साथ नीचे आकर टेसा को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। काया उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रे उसे मारकर बेहोश कर देता है और जब काया वापस होश में आती है तो टेसा उसके पास नहीं होती। वो समझ जाती है कि उसे टेसा और खुद को बचाने के लिए पहले कैसे भी उस कमरे से बाहर निकलना होगा। वो अंदर पड़े एक तार के टुकड़े से एयर वेंट के ढक्कन को खोलने की कोशिश करने लगती है और आखिरकार उस ढक्कन को खोलकर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तब तक रात हो चुकी होती है। रे और डॉक्टर अब जेंडर की तरह टेसा के भी ऑर्गन निकालने की तैयारी करने लगे होते हैं। काया किसी तरह छुपकर बोट के इंजन में पहुंच जाती है और किसी तरह रे से छुपते हुए सामने वाले कमरे में पहुंच जाती है और जैसे ही वो डॉक्टर के सामने अपनी दोस्त को ऑपरेशन टेबल पर बंधा देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसे टेसा को बचाने के लिए जल्दी ही कुछ करना होगा। वो तुरंत कोई अच्छा हथियार ढूंढने लगती है और वहाँ पड़ी एक फिशिंग गन उठाकर किसी तरह हिम्मत करके डॉक्टर के सामने आ जाती है और डॉक्टर से अपनी दोस्त को छोड़ देने कहकर उस पर एक तीर जला देती है और जल्दी से टेसा को छुड़ाने लगती है। लेकिन डॉक्टर अधमरी हालत में भी काया को मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है। तो फिर टेसा किसी तरह खुद को छुड़ाकर डॉक्टर के नाइफ से ही उसको मारकर खत्म कर देती है। पर तभी रे भी बाहर आ जाता है और डॉक्टर को ऐसी हालत में देखकर समझ जाता है कि काया और टेसा दोनों आजाद हो गई है। वो जल्दी से अपनी बोट से जुड़ी लाइफ बोट की हवा निकाल देता है ताकि वे दोनों बोट से निकलकर भाग ना पाए और एक बड़ी सी टॉर्च लेकर पूरी बोट में उन दोनों को ढूंढने लगता है, लेकिन दोनों बोट में कहीं भी नहीं होती है। दरअसल वे पहले ही पानी में कूदकर तैरते हुए थोड़ी दूर पर खड़ी डॉक्टर की बोट की ओर जाने लग गई होती है। रे भी उन्हें देखकर जल्दी से उनका पीछा करने के लिए अपनी बोट स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसका इंजन ऑन ही नहीं होता है क्योंकि काया ने पहले ही उसके इंजन के वायर काट दिए होते हैं। काया अब किसी तरह तेजी से टेसा को खींचती हुई डॉक्टर की बोट की ओर तैरने लगती है, लेकिन टेसा समझ जाती है कि ऐसी घायल हालत में काया उसे लेकर जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए वो काया से उसे वही छोड़कर आगे बढ़ने कहने लगती है। तो काया भी उसे वापस लेने आने का वादा करके तेजी से तैरते हुए किसी तरह उस दूसरी बोट पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बिना चाबी के वह उसे स्टार्ट नहीं कर पाती। पर किसी तरह वहां का रेडियो चालू हो जाता है तो वो उससे मदद मांगने लगती है और दूसरी ओर से आती हुई आवाज काया को बताती है कि उसे जीपीएस बीम ढूंढकर एक्टिवेट करना होगा जिससे रेस्क्यू टीम को उसकी लोकेशन मिल पाए। काया बकन ढूंढते हुए वहाँ पड़ी एक फ्लेयर गन भी देख लेती है और उसे एक सीट के नीचे बकन भी मिल जाता है, लेकिन तभी ऑपरेटर बताती है कि बकन को एक्टिवेट करने के लिए उसे पानी में फेंकना होगा। तो काया भी उसे पानी में फेंकने के लिए तेजी से बाहर जाने लगती है, लेकिन तब तक रे भी तैरता हुआ उसी बोट में पहुंच जाता है। तो काया खुद को बचाने के लिए वही छुप जाती है और रे के दूसरी ओर जाते ही किसी तरह
बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी रे उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में एक चाकू मार देता है और काया वही गिर जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और किसी तरह रे के चेहरे पर ही फ्लेयर गन चला देती है, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगता है। लेकिन तब तक काया का भी बहुत खून बह चुका होता है, इसलिए वह खुद भी बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर वो किसी तरह खुद को होश में लाकर रेंगते हुए ही बिकन को लेकर बोट के किनारे पहुंच जाती है और पूरी ताकत लगाकर बकन को फेंक देती है। मगर फिर भी बकन बोट के किनारे पर ही लटक जाता है। साथ ही उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी जैसे खत्म हो जाती है और काया भी अब पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। मगर तभी एक चमत्कार होता है। एक तेज लहर से बकन पानी में गिरकर एक्टिवेट हो जाता है और सुबह होते होते आखिरकार कुछ गार्ड्स एक बोट से उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। पर तब तक काया की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, उसे होश भी नहीं होता है, इसलिए उसे तुरंत एयर एम्बुलेंस से भेज दिया जाता है। उन्हें वहाँ रे की भी लाश मिलती है। वहीं दूसरी ओर डेसा भी लाइफ रिंग के सहारे खुद को किसी तरह रात भर जिंदा बचाए रखने में कामयाब हो जाती है। उसे भी रेस्क्यू कर लिया जाता है और आखिरकार उन दोनों को सुरक्षित किनारे पर ला लिया जाता है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश होती है, क्योंकि काया की बहादुरी और उन दोनों की पक्की दोस्ती ने आखिरकार उन दोनों को जिंदा बचा लिया होता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।